हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीयूटी प्रिपरेशन। अगर आप सीयूटी 2023 में अपना अटैम्प्ट देने वाले हैं और आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं यहाँ आपके लिए लाई हूँ 500 एमसीक्यू की वीडियो सीरीज़। ये टोटल 24 आवर्स की रहने वाली। इसी में मैं आपके दोनों बुक से चैप्टर वाइज पहले एमसीक्यू को डिस्कस करूँगी, फिर कुछ मैराथन सेशन होंगे इसी में ही, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चंस की भी वीडियोस इसी में ही होंगी। टोटल 24 आवर्स में ही ये सारी कंप्लीट होगा। इसको इस तरीके से ये डिज़ाइन किया है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। उन दोनों ही टाइप के स्टूडेंट को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। और अगर बोर्ड एग्जाम से पहले भी आप इन वीडियोस को प्रेफर करते हैं, देखते हैं, तो फॉलो करते हैं, तो रिवीजन के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो फैक्ट होंगे, एक्सटर्नल फैक्ट या बाहर के कुछ फैक्ट बताओगे, वो सभी आप इंक्लूड करेंगे तो आंसर राइटिंग में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। इससे पहले मैं आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर 1 को डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है। चैप्टर 1 के 35 एमसीक्यू को डिस्कस किया है 2 पार्ट में। वो भी पहले देखिएगा, क्योंकि चैप्टर 1 के बाद एक देखेंगे तो स्टोरी की तरह सब कुछ समझ आता रहेगा, राइट। तो अब आज जो डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ, वो चैप्टर 2 डिस्कस करूंगी। ये भी 2 पार्ट में आएंगी। ओके। तो अगर पहले वो 2 फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है इसी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के फर्स्ट चैप्टर को, तो वो देखना। एमसीक्यू बिल्कुल उसी पैटर्न से है जो आपका एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस वही है, एनटीए के पैटर्न से हेल्पफुल होगा। कैसे एमसीक्यू को सॉल्व किया जाता है वो सीखेंगे। इससे आपके एग्जाम टाइम में प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी एमसीक्यू को सॉल्व करने की, राइट। तो कि कैसे एलिमिनेट करके आंसर निकाला जाता है। ओके। 500 एमसीक्यू इनफ है, क्योंकि एग्जाम में 500 क्वेश्चन आएंगे। 500 में एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, और यहाँ मैं आपको 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगी। तो इतनी प्रैक्टिस बहुत है आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। ओके। तो बढ़ते हैं, चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। आज क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड एंड कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। पढ़ते हैं क्या? देखो, पहले थोड़ा सा बता देती हूँ मैं इसके बारे में, चैप्टर किस बारे में। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हमने कि कैसे कोल्ड वॉर एरा के बारे में पढ़ा, ठीक है, शीत युद्ध के दौर के बारे में पढ़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब फिनिश होता है तो 2 मेजर पावर ब्लॉक्स निकल कर आती हैं। कौन? एक यूएस और एक यूएसएसआर, मीन सोवियत यूनियन। क्या था कि ये 2 पावर ब्लॉक्स थी, अपने जियो पॉलिटिकल एक्सपेंशन कर रही थी किसी भी तरीके से। दोनों अलग अलग आइडियोलॉजीज पे चलने वाली थी, विचारधारा पे। एक समाजवाद, साम्यवाद पे चलने वाला था, दूसरा पूंजीवाद पे चलने वाले थे। एक ईस्टर्न ब्लॉक माना जाता है, एक वेस्टर्न ब्लॉक माना जाता है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ये सब। तो क्या हुआ, पर सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड जो कहा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्री को कहा जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड का मतलब होता है ईस्टर्न ब्लॉक का, यानी कि सोवियत यूनियन और उनके साथ जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी वो। तो सेकेंड वर्ल्ड से आप समझ लेना, ये भी मैंने पहले डिस्कस किया है सेकेंड वर्ल्ड क्या है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसी के साथ बाइपोलैरिटी का कोलैप्स माना जाता है, यानी कि द्विध्रुवीयता ध्रुवीयता का पतन माना जाता है। क्योंकि इसके बाद सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट हो गया। जब खुद ही डिसइंटीग्रेट हो गया, खुद का ही उसका विघटन हो गया, तो वो कैसे अब पावर में रह सकता है, कैसे अब दूसरी कंट्रीज को अपने में शामिल करेगा, राइट। तो इसीलिए द्विध्रुवीयता का पतन माना जाता है। कहा जाता है कि इस बीच यूएस एक मेजर पावर की तरह उभर कर आती है, ठीक है, कुछ हद तक। तो यही चैप्टर है। अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्या, कैसे, एक एक बातों को नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कुछ बातें बताऊं तो उसको नोट्स बनाना, ठीक है, और स्कोर बताना कि कितने एमसीक्यू में आप स्कोर कर पाए हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ डिस्कस किया। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हेन डिड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सोवियत यूनियन था वो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चलने वाला स्टेट है, ठीक है। तो ये आखिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया है वहाँ पे, ठीक है। कोई भी कंट्री वो कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट है, शुरू से नहीं होती है, कुछ अलग पैटर्न पे चल रही होती है, उसके बाद उसमें चेंजेस होते हैं। तो वैसा ही चेंज सोवियत एम्पायर में भी देखने को मिला, ठीक है। तो व्हेन डिड एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ रशिया में, वो कब हुआ? रूस में समाजवादी क्रांति हुई, वो कब हुई?
1919, 1970, 1945 या 1991? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है 1917 में रशिया में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, मोनार्की को एबॉलिश किया जाता है, मोनार्की को राजतंत्र को खत्म किया जाता है और अडॉप्ट किया जाता है सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि समाजवाद पर चलने वाली सरकार को अपनाया जाता है, राइट। तो एक पॉलिटिकल और सोशल रेवोल्यूशन ये था, ये ध्यान रखना। 1917 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन देख रहे हैं तो उसका देखना है ना कि वो कैसे इस्टेब्लिश भी हुआ था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री इमर्ज एज अ सुपर पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? दूसरे विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? इस एमसीक्यू को ध्यान से रखिएगा ये, क्योंकि तभी मैंने इसको इंक्लूड किया। देखो, वैसे हमने पढ़ा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो मेजर पावर थी, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। अगर ऑप्शन में ए और सी मतलब अमेरिका और सोवियत यूनियन बोथ हो, कि दोनों की बात कर रहे हो कि अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों, तो आप उन दोनों पे लगाएंगे, पहला प्रेफरेंस आपका ये होगा कि दोनों, ठीक है। पर अगर एक हो ऐसे अमेरिका, इंडिया, सोवियत यूनियन, जापान, तब आप आंसर लगाएंगे सोवियत यूनियन, तब आप आंसर लगाएंगे सोवियत यूनियन। ओके, नेक्स्ट, US and USSR emerged as a superpower after the Second World War. Okay. Next, which is an incorrect statement about the nature of Soviet economy? यानी कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट ढूंढना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी हम करेक्ट को इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को करेक्ट समझकर गलत आंसर टिक कर लेते हैं, बहुत कम टाइम लगता है ये मिस्टेक करने में, राइट। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जितनी तसल्ली से हो उतनी तसल्ली से। सोशलिज्म वॉज अ डोमिनेंट आइडियोलॉजी इन सोवियत इकोनॉमी। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी, बिल्कुल ठीक। सोवियत सोशलिज्म ही तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी सोवियत यूनियन में, तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बट हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, हमें गलत ढूंढना है। नेक्स्ट है स्टेट कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, तो बिल्कुल था। एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ सी को छोड़ते हैं, डी डिस्कस करते हैं। एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी वाज प्लान बाय कंट्रोल बाय स्टेट, बिल्कुल ठीक। सबके सब चीज़ें कंट्रोल की जाती थी स्टेट के द्वारा सोवियत यूनियन में, ठीक है। कोई लोगों को कोई इंडिपेंडेंट नहीं थी कि कोई कंपनी या फिर कोई खोल ले, ठीक है। सब कुछ जो इकोनॉमी थी सब कुछ कंट्रोल किया जाता था स्टेट के द्वारा। तो इसीलिए पीपल हैड इकोनॉमिक फ्रीडम, पीपल हैड इकोनॉमिक फ्रीडम, ये गलत है। पीपल के पास कोई इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है क्योंकि ये कैपिटलिस्ट कंट्री का एक फीचर है, राइट। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्न को काल के क्रमानुसार लगाइए। अफगान क्राइसिस, फॉलो बर्लिन वॉल, डिसइंटीग्रेशन, सोवियत यूनियन, रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। तो अफगान क्राइसिस देखो, फॉलो बर्लिन वॉल लास्ट की वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, फर्स्ट चैप्टर जब मैं बता रही थी कि फॉलो बर्लिन वॉल एक मेजर इंसिडेंट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन से पहले का। तो सेकंड और थर्ड जहाँ पे भी होंगे साथ होंगे, इसमें से एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे सेकंड पहले होना पर थर्ड पहले, सेकंड है, सेकंड और थर्ड हो, तो यहाँ पे सेकंड थर्ड, यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो अब और रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ? 1917 में, ये अभी पढ़ा है मैंने। तो ये तो बेस्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, तो इसका आंसर क्या है? ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का क्या रिजल्ट नहीं था? द एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत। तो यहाँ विचारधारता मतलब कि विचार पे पर जो आधारित जो लड़ाई थी, यानी कि आइडियोलॉजी के बेस के जो वॉर था, आइडियोलॉजिकल जो वॉर था, वो का एंड हुआ उसका। ये माना जाता है कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया और इसमें कैपिटलिस्ट की जीत मानी गई, ठीक है। ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का उसमें। क्वेश्चन बी, बर्थ ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। हाँ बिल्कुल, 15 रिपब्लिक से मिलकर 15
गणराज्यों से मिलकर जो सोवियत यूनियन बना था वो भी डिसइंटीग्रेट होकर अलग अलग सोवरेन कंट्री बनाते हैं, संप्रभु राष्ट्र बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी हुआ। चेंज इन अ बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। जब बाइपोलैरिटी से ये माना जाता है कि यूनिपोलैरिटी बनती है, तो चेंज ऑफ बैलेंस पावर आया। और क्राइसिस इन मिडल ईस्ट, ये कोई रिजल्ट नहीं था कि क्राइसिस होने लगे मिडल ईस्ट में, नॉट एट ऑल। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है मध्य पूर्व में संकट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे मैच करते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। रशिया सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन, मैंने आपको लास्ट के जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रही थी बताया था रशिया सक्सेसर, सोवियत यूनियन का सक्सेसर माना जाता है रशिया को, ठीक है। तो सी का ए 1, सी का 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ऑप्शन जो 2 है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचेगा 1, 3 एंड 4, इसमें से कोई ठीक होगा, ठीक है। इसके बाद वॉर्सो क्या था? वॉर्सो था मिलिट्री सेटलमेंट, तो 2 2 2 सभी है, कोई नहीं, वॉर्सो 2 से मिलेगा, ठीक है। इसके बाद शॉक थेरेपी क्या थी? एक इकोनॉमिक मॉडल था जो अपनाया गया था, ठीक है, रशिया में। तो शॉक थेरेपी बी का 4 यहाँ है, यहाँ है, बी का 4 यहाँ है। तो ऑप्शन थर्ड भी एलिमिनेट हो गया, बचा 1 एंड बचा 4, तो बी ये हो गया। तो अब देखें मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने क्या किया था? शुरू रिफॉर्म की बिगनिंग करी थी। क्या करी थी? रिफॉर्म्स कुछ लेकर आए थे ये लोग, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे रशिया में क्या लेकर आए थे? रिफॉर्म्स की बिगनिंग करी थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे, राइट। तो इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो इसको मिलाएंगे, मिखाइल गोर्बाचेव को मिलाएंगे किससे? बिगनिंग ऑफ रिफॉर्म से, ए का 3rd, ठीक है। अब आखिरी बचा बोरिस येल्सिन जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हैं, ठीक है। फर्स्ट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया थे वो बोरिस येल्सिन है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में इनके बारे में भी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 1 इज करेक्ट, ठीक है। जो वॉर्सो है वो मिलिट्री सेटलमेंट है, बोरिस येल्सिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है, ठीक है। रशिया सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन माना जाता है। शॉक थेरेपी एक इकोनॉमिक मॉडल है, और मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ रिफॉर्म्स की बिगिनिंग करी थी, कुछ सुधार की शुरुआत करी थी, राइट। तो इसके बाद इसको 1 इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नंबर ऑफ रिपब्लिक्स इंक्लूड इन द सोवियत यूनियन? सोवियत यूनियन में कितने रिपब्लिक इंक्लूड हुए थे? बार बार मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया, अभी भी कितनी बार बताया। 15, 10। सोवियत संघ में शामिल गणराज्य की संख्या कितनी है? 15, 10, 3 या 20, ठीक है। तो कितनी थी आपको मालूम होगा? 15 गणराज्यों से मिलकर, 15 रिपब्लिक से मिलकर सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था। और जब इसका इंटीग्रेशन हुआ तो ये सारे अलग अलग हो गए, ठीक है। सोवरेन कंट्री, एक इंडिपेंडेंट कंट्री में निकल कर आए, ये सारे बने, ठीक है। अपनी इंडिपेंडेंस की घोषणा करी इन लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, विच वॉज द फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस? कौन था? विच वॉज द फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक? सोवियत रिपब्लिक में बहुत सारे थे, मैंने बताया 15 रिपब्लिक थे, 15 गणराज्य थे। तो उसमें से पहला कौन सा गणराज्य था, कौन सा ऐसा रिपब्लिक था जिसने अपना सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन के वक्त सबसे पहले अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी? लताविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया या रशिया, ठीक है। लताविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया या रूस, ठीक है। तो इसका आंसर है सबसे पहले जो अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने वाला जो रिपब्लिक था वो था लिथुआनिया। वो था कौन? लिथुआनिया, याद रख लेना। लताविया, एस्टोनिया, वैसे तो सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, फिर सबसे पहले किसने किया? लिथुआनिया। अगर क्वेश्चन आ जाए तो लगा के आना करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, विच कंट्री डिड नॉट ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन एज अ मेंबर ऑफ 1991 में? जब डिसइंटीग्रेशन हुआ ना सोवियत यूनियन का, तो सारे के सारे जो रिपब्लिक निकले ना, उन्होंने क्या ज्वाइन किया? यूनाइटेड नेशन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्वाइन किया था 1991 में। तो उसमें से पूछा हुआ है कि 1991 में यानी कि 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था? कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। तो रशिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया।
ठीक है, तो इसका आंसर है नहीं हुआ था रशिया, क्योंकि रशिया पहले से ही जो फॉर्मेशन हुआ था ना यूनाइटेड नेशन का, स्टूडेंट आगे ये जो चैप्टर है उन सब में डिस्कस करेंगे हम यूनाइटेड नेशन के बारे में, तब बताऊंगी। और बाकी अभी इतना ही समझिए कि रशिया जब फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन का तभी से ही मेंबर था। इवन सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य है, यानी कि परमानेंट मेंबर है रशिया। तो 1991 में यूनाइटेड नेशन का तो जो फॉर्मेशन है वो 1945 में ही हो गया था। ठीक है, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही फॉर्मेशन हो गया था। तो 1991 में किसने किसने यूनाइटेड नेशन अपने आप को यूनाइटेड नेशन में ज्वाइन कर लिया, और इन्होंने एसेटोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री थी, इन्होंने 1991 में ज्वाइन किया था। पर यहाँ पूछा है डिड नॉट ज्वाइन, किसने ज्वाइन नहीं किया। तो रशिया ने 1991 में ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ये पहले से ही मेंबर था यूनाइटेड नेशन का। कब से? जब 1945 में फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, सुरक्षा परिषद में इनको अस्थायी सदस्यता प्राप्त है। इसके बाद आगे, तो इसका ऑप्शन है रशिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन विच ईयर डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, किस साल सोवियत संघ का विघटन हुआ? 1967, 1991, 1945 या 1995? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1991। इसके बाद व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया, रशिया की करेंसी क्या है? अगर पूछ ले तो बता आना, टाका, रूबल, रुपी, डॉलर। तो क्या है? रूबल। क्या है रशिया की जो करेंसी है? रूबल। टाका बांग्लादेश की है, राइट, एक बार चेक कर लेना खुद से। ठीक है, रुपी इंडिया की है, डॉलर अमेरिका जैसे कंट्री की है, ये तो पता है। ठीक है, बाकी रूबल रशिया की है। ठीक है, टाका का एक बार कंफर्म कर लेना, बांग्लादेश की है आई थिंक। इसके बाद इसका भी हो गया, रूबल रशिया की करेंसी है। इसके बाद इन विच ईयर वॉज शॉक थेरेपी अडॉप्टेड, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया शॉक थेरेपी को? ठीक है, मैंने बताया था ना एक इकोनॉमिक मॉडल था ये, कि 1987 में, 1980 में, 1989 में, 1990 में। तो शॉक थेरेपी को जो अपनाया गया वो कब अपनाया गया? 1990 में शॉक थेरेपी को अडॉप्ट किया गया। इसमें कहा गया कि जहां बीमारी है उसी को आघात करो, मतलब उसी पे चोट मारो, उसी पे ही निशाना लगाओ। ठीक है, शॉक थेरेपी ये थी। तो जो प्रॉब्लम थी इकोनॉमी से रिलेटेड, शॉक थेरेपी में इसमें डिसाइड किया गया। ठीक है, तो एकदम से बहुत मेजर चेंज ला दिया गया, इसी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी लोगों को। ठीक है, रशिया में, सोवियत यूनियन में 1990 में ही शॉक थेरेपी को अडॉप्ट किया गया था। ओके, इसके बाद और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं अच्छे से और बताऊंगी। अभी इतना याद रखिए, शॉक थेरेपी को कब अडॉप्ट किया? 1990 में। कब? डिसइंटीग्रेशन से पहले। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ सोवियत पार्लियामेंट, सोवियत के पार्लियामेंट का नाम क्या है? ड्यूमा। सोवियत संसद का नाम क्या है? सबके संसद का नाम होता है। ठीक है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ड्यूमा परिषद, काउंसिल, ड्यूमा, लोकसभा, राज्यसभा। तो सोवियत पार्लियामेंट का जो नाम है वो है ड्यूमा। क्या है स्टूडेंट? ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर लेनिन, गोर्बाचेव या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, व्लादिमीर पुतिन तो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है रशिया के। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन नहीं, व्लादिमीर लेनिन, गोर्बाचेव भी नहीं। व्लादिमीर लेनिन जो है वो बोल्शेविक कम्युनिस्ट के पार्टी के जो फाउंडर माने जाते हैं। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, वो कौन है? व्लादिमीर लेनिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे है, हु फोर्स द ग्रुपिंग ऑफ एग्रीकल्चर, किसने खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया? पुतिन ने, क्रुश्चेव ने, स्टालिन ने या नन ऑफ दीज ने? तो क्या क्या ग्रुप, पता है सोशलिज्म में क्या होता है, सब लोग ग्रुप में काम करते हैं, राइट, ग्रुप में काम करते हैं। ग्रुप में उनकी जरूरतें जो मिनिमम जो जरूरतें होती हैं वो पूरी की जाती है सरकार के द्वारा। ग्रुप में लोग काम करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से सबको अपना पैसा मिलता है, सब अपने अपने जितनी उनकी कैपेबिलिटी होती है उतना वो काम करते हैं, और अपने ज़रूरत के हिसाब से जो संसाधन चाहिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ एग्रीकल्चर, किस समूह में खेती करना बलपूर्वक, मतलब कि प्रेशराइज करके ग्रुपिंग ऑफ एग्रीकल्चर किसने शुरू किया? पुतिन ने, क्रुश्चेव ने, स्टालिन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट सी, स्टालिन ने फोर्स किया था। किसने?
फोर्थ क्या था, ग्रुपिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ग्रुप में एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था स्टैलिन ने, ये स्टैलिन का स्टार्ट था। आगे इसी के साथ स्टूडेंट ये वीडियो कंप्लीट होती है। इसका नेक्स्ट वीडियो और आएगा, बहुत ज़रूर से देखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने एक एक करके जितने भी फेमस पर्सनैलिटी थे ना रशिया में जिन्होंने काम किया, ठीक है, रशिया के लिए जिन्होंने, सोवियत यूनियन के लिए जिन्होंने काम किया, उनके बारे में कुछ MCQ बनाया हुआ है, ठीक है, वो वीडियो देखना, सेकंड पार्ट इस वीडियो को देखना। और इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी 2 वीडियोस हैं, उसको भी कंप्लीट करना है स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही 500 MCQ चैप्टर वाइज पहले डिस्कस करूंगी मैं, दोनों ही बुक के, फिर कुछ मैराथन होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आएंगी, तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा। 500 MCQ बहुत इनफ होते हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही फर्स्ट क्लास होगी, पक्का से आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक होगा, और अच्छे आप मार्क्स, 40 क्वेश्चन तो आप यूं ही अटैम्प्ट कराओगे चुटकियों में, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि कंपटीशन स्टूडेंट बहुत ही हाई जाएगा, ठीक है, हाई, ज़्यादा हाई नहीं पर लास्ट ईयर से हाई जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो, आपसे 1 साल ज़्यादा पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, और थ्योरी पढ़ने का ये मतलब नहीं है आप MCQ सॉल्व भी कर पाएंगे, MCQ सॉल्व करने के लिए अलग ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, अलग मेंटेलिटी चाहिए होती है, तो MCQ की प्रैक्टिस करना ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप होता है कि MCQ के थ्रू चैप्टर को रिवाइज करना, ठीक है। मैं तो ऐसे ही पढ़ती थी कि MCQ के थ्रू चैप्टर जब पूरा रिवाइज हो जाता है, सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स से ग्रुप में कहीं पे भी हैं आप वहाँ शेयर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, तभी, क्योंकि आप लोग ये चैनल क्योंकि आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगी। इसके बाद जो आपका जर्नल टेस्ट है वो भी यहाँ पे शुरू कराऊंगी, अलग अलग डोमेन्स हैं, वो भी डोमेन मैं अपने ही इसी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करने वाली हूँ, सबका प्लान रेडी है, ठीक है। बाकी इस पे जो रिस्पांस है वो अच्छा आप लोगों का आना चाहिए, और कमेंट करें, अपना स्कोर कमेंट करें, कुछ बातें कहनी है, कुछ प्रॉब्लम शेयर करनी है वो कमेंट करें, ठीक है, और प्रिपरेशन स्कोर कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे आपके प्रिपरेशन पता चले, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी का एक सेकंड पार्ट आएगा चैप्टर 2 का, राइट, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहें, खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ज़रूर आपका CUT क्रैक होगा। गॉड ब्लेस यू।